कि क्या देश में प्राइवेट स्कूल्स की ज़रूरत है, होने चाहिए? तो मेरा जवाब एक भारतीय नागरिक के नाते होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सवाल है कि शिक्षक को अगर आप काम करने देंगे तभी तो शिक्षक काम करेंगे ना। राइट टू एजुकेशन, आरटी, बिल्कुल राइट टू एजुकेशन भारत के हर नागरिक का हक है। कांग्रेस ने ये मुहिम लाया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ दीपाली। आज हम मौजूद हैं अली खान जी के साथ और आज जिस मुद्दे पर हम बातचीत करने वाले हैं वो एक बहुत ही अहम मुद्दा है, शिक्षा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल के बाद से ही जो शिक्षा की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है। जब हम कोरोना महामारी से आगे बढ़ते अभी चले आ रहे हैं तो जो शिक्षा की नीतियां हैं, जो योजनाएं सामने आ रही हैं, उनमें बहुत कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो शिक्षा का जो विभाग है वो धीरे धीरे बेहतर हो सके। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आंखें न्यूज़ 24 पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। तो सबसे पहले सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जब कोरोना काल आया तो जो विभाग सबसे ज़्यादा ध्वस्त हुआ है वो है शिक्षा का विभाग। सब कुछ ऑनलाइन पर आ चुका है और डिजिटल हो चुका है और बहुत सारे परिवार ऐसे थे जिनके लिए स्मार्टफोन अफोर्ड करना बहुत बड़ी बात थी। वो एक दो वक्त की रोटी अफोर्ड कर नहीं सकते थे और स्मार्टफोन बहुत बड़ी बात हो जाती है। शिक्षा जो है छोटे बच्चों के लिए हो या फिर बहुत सारे बच्चे जिनका उस टाइम पर बोर्ड क्लियर हुआ था, ग्रेजुएशन के लिए वो फॉर्म भर रहे थे, तो बहुत मुश्किलात आ रही थी। तो अब जब हम उस चीज़ से बाहर निकल चुके हैं, धीरे धीरे सारी समस्याएं दूर हो रही हैं, तो शिक्षा में क्या क्या बदलाव आए हैं और क्या क्या परेशानियां हैं जो बच्चे फेस कर रहे हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल को साधुवाद देता हूं कि आपने इस गंभीर विषय को उठाया है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। शिक्षा, कोविड में सबसे ज़्यादा नुकसान शिक्षा को पहुंची है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है और आपने भी देखा है और कई जगह से पूरे देश से यह खबर आई है। ऑनलाइन एक विकल्प के तौर पर सामने आई थी। हम विकल्प मान सकते हैं ऑनलाइन को, लेकिन पूरी तरह से ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो आई थिंक ये अभी पॉसिबिलिटी नहीं है। ऑनलाइन में जिस तरह से नेट की क्या यूटिलाइजेशंस होता है, इंटरनेट की बातें होती हैं, तो मैं इंटरनेट के विषय में दो बातें करूंगा कि हालांकि इंटरनेट अच्छी चीज़ें हैं, अगर उसका सही से यूटिलाइज किया जाए तो वो भी एक अच्छा परिणाम आ सकता है। अब सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशंस में जो बदलाव, जैसे अभी आपने देखा होगा एक सोनू का मामला बहुत सामने आया था, तो लोगों ने विकल्प के तौर पे सोनू को निकाल कर एक अच्छे स्कूल भेजने का विकल्प ढूंढा। मैं पूछना चाहता हूं कि सीधा सीधा मेरा प्रश्न भारत सरकार से और बिहार सरकार से है, क्या देश में, मैं एक प्राइवेट स्कूल्स का डायरेक्टर हूँ, लेकिन आपके सामने ये स्पष्ट रूप से रखना चाहता हूँ कि क्या देश में प्राइवेट स्कूल्स की ज़रूरत है, होने चाहिए? तो मेरा जवाब एक भारतीय नागरिक के नाते होगा, बिल्कुल नहीं। स्कूल के बदले आप एक नए विकल्प स्कूल में बच्चों को भेजते हैं, आपने वहाँ से जिला पदाधिकारी को संज्ञान लेकर, जिला शिक्षा पदाधिकारी को संज्ञान में लेकर आप उसी स्कूल को अपडेट क्यों नहीं किया? मैं ये नहीं कहता हूं कि सरकारी स्कूल्स में अच्छे शिक्षक नहीं हैं। आज भी सरकारी स्कूल्स में ऐसे ऐसे शिक्षक हैं, वे उस तरह के शिक्षक आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मैं उन्हें गुरुदेव के तौर पे संज्ञा दूंगा। सवाल है कि शिक्षक को अगर आप काम करने देंगे तभी तो शिक्षक काम करेंगे ना। पल्स पोलियो कौन पिलाएगा? टीचर। बच्चा कौन गिनेगा? टीचर। जनसंख्या कौन गिनेगा? टीचर। गेहूँ का बोरा कौन गिनेगा? टीचर। कुत्ता बिलाई कौन गिनेगा? टीचर। तो पढ़ाएगा कब? टीचर्स का संबंध ब्लैक बोर्ड, चॉक्स, बुक्स, स्टूडेंट्स के साथ होने चाहिए और लोकतंत्र के त्यौहार में शिक्षक का यूज़ होना चाहिए। मतदान के लिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के लिए होना चाहिए। वो लोकतंत्र का फेस्टिवल है, वो भी इस देश के नागरिक है और उनका ये यूज होना चाहिए। हमारे यहाँ जो शिक्षा की प्रणाली है, जो शिक्षा का जो, अगर हम शिक्षा की बात करें, जो शिक्षा की जो विधि व्यवस्था होनी चाहिए, उस व्यवस्था पर हमारी सरकार 100% फेल है। हम स्कूल्स तो बना देते हैं, बच्चों के एडमिशन्स की बात कर देते हैं, लेकिन उनके अवेयरनेस के लिए बहुत प्रोग्राम्स तो बन जाती है, वो कागजों में, फाइलों में और टीवी ऐड पर रहकर सिमट जाती है, धरातल पर नहीं आती है। और इसके लिए पब्लिक को भी अवेयर होना होगा। साइकिल बांट देना, कपड़े बांट देना, भोजन देना, ये शिक्षा का विकल्प नहीं है। शिक्षा का विकल्प है कॉपी बांटना, किताब बांटना, लाइब्रेरी बनाना, कलम देना, हॉस्टल बनाना, बच्चों को अपग्रेडेड स्कूल्स की ओर ले जाना, ये जरूरत है। अब जैसे एक प्रचलन चल चला है हमारे देश में सीबीएसई एंड आईसीएसई, इसकी स्वीकृति कौन देता है?
सरकार देती है ना, हमारी सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया देती है। भारत सरकार प्राइवेट स्कूल्स के सीबीएसई बोर्ड को प्राथमिकता देती है, स्वीकृति देती है, तो हमारी सरकार सीबीएसई आईसीएसई स्कूल्स गवर्नमेंट क्यों नहीं बनाती है? मेरी तो मांग है कि गवर्नमेंट स्कूल हर जिला में आप पर ये कर रहे हो ना, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, बहुत सारी चीज़ों में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मेरा उस पर कोई आप पर उंगलियां मैं नहीं उठा रहा। एक्सपेरिमेंट होने चाहिए, एक्सपेरिमेंट होंगे तभी तो कुछ आएगा ना। तो हर जिला में एक सीबीएसई गवर्नमेंट स्कूल्स का एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं होता है? आप जिला स्कूल बड़े कैंपस में होते हैं, उसी में एक कैंपस में आप सीबीएसई स्कूल्स बनाओ। एंट्रांस टेस्ट लेकर बच्चों के एडमिशन्स होने चाहिए कि उम्र देखकर होनी चाहिए। बच्चा 12 साल का है, क ख नहीं जानता है, उसको 5 क्लास में एडमिशन दे दो, कौन पढ़ाएगा? क्या ये पॉसिबिलिटीज़ है क्लास 5 में जाकर मैं सिलेबस में बच्चों को फंडामेंटल अल्फ़ाबेट लेवल पर जाकर पढ़ा पाऊँ या मात्रा पढ़ाऊँ? ये संभव नहीं है। मात्रा पढ़ने के लिए मात्रा की आयु में आने होंगे। इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम कौन चलाएगा? ये किसकी जिम्मेदारियां हैं? ये राइट टू एजुकेशन, आरटी, बिल्कुल राइट टू एजुकेशन भारत के हर नागरिक का हक है। कांग्रेस ने ये मुहिम लाया था, स्वागत है। उसको ज़मीन पर उतारेगा कौन? राइट टू एजुकेशन हम जैसे प्राइवेट स्कूल वालों पर थोपी जाती है कि आपको 25% बच्चे पढ़ाने होंगे। क्या आप, अगर आप प्राइवेट स्कूल्स के टीचर होंगे तो क्या आप मोहल्ले में जाकर बच्चे खोजेंगे कौन गरीब बच्चे हैं, किनकी एडमिशन लेनी है? तो ये इस तरह की योजना जो धरातल पर आ ही नहीं सकती है, इस तरह की योजना हम बनाते क्यों हैं? तो शिक्षा की अगर कुल मिलाकर बात करें तो हमारे देश में शिक्षा की हालत बहुत बुरी है। मैं समझता हूं कि इंटेंशनली हमारे देश की सरकार नहीं चाहती कि देश में शिक्षा हो, क्योंकि शिक्षा होगा तो कन्हैया कुमार पैदा होगा, शिक्षा होगा तो जिग्नेश पैदा होगा, शिक्षा होगा तो सोनू पैदा होगा जो टीचर से और सरकार से सवाल करेगा। आप सवाल नहीं चाहते हो, आप सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं। तो सत्ता की मलाई आप अच्छा काम करके क्यों नहीं खाना चाहते हैं? ये किसने कह दिया कि अगर पब्लिक अनपढ़ रहेगी, पब्लिक जाहिल रहेगी, पब्लिक में अवेयरनेस नहीं रहेगा तो पब्लिक हमको वोट करेगी? ये भी तो हो सकता है कि पब्लिक को हम अच्छी फैसिलिटी देंगे, अच्छी सड़कें देंगे, ड्रेनेज सिस्टम देंगे, एजुकेशन सिस्टम देंगे, हैप्पीनेस रहेगा, हमारे यहाँ ज्वाली मूड रहेगा, तो पब्लिक आपको सब दिन के लिए वोट करे। एक सिंपल सा मैं एक एग्जांपल्स के तौर पे आपको समझाना चाहता हूँ। पता नहीं मैं आपको समझा पाऊँगा या नहीं समझा पाऊँगा। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे इस स्टेटमेंट के बाद हम पर कितने हमले होंगे, प्राइवेट स्कूल्स के या प्राइवेट टीचरों के या गवर्नमेंट का पक्ष और विपक्ष का, ये मुझे नहीं पता। लेकिन एक शिक्षक होने के नाते, भारत का जिम्मेदार नागरिक होने पे आपको समझाना चाहता हूँ। पता नहीं मैं आपको समझा पाऊँगा या नहीं समझा पाऊँगा। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे इस स्टेटमेंट के बाद हम पर कितने हमले होंगे, प्राइवेट स्कूल्स के या प्राइवेट टीचरों के या गवर्नमेंट का पक्ष और विपक्ष का, ये मुझे नहीं पता। लेकिन एक शिक्षक होने के नाते, भारत का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं अपनी बात को बेबाक तरीके से रखता हूँ और जब तक जीवित रहूँगा रखूँगा। एकदम एग्जाम्पल के तौर पर आप लीजिए, एक प्राइवेट स्कूल्स में सपोज कीजिए आपके बच्चे किस घर में कहाँ पढ़ते हैं? प्राइवेट स्कूल्स में। प्राइवेट स्कूल्स की बुक कितने की आती है? काफ़ी महंगे, 8-9 हज़ार। एटलीस्ट अगर आपके बच्चे 7-8 में है तो 5000 लेस देन 5000 तो नहीं हो सकता है, मोर देन 5000 होगा। 5000 बुक के हो गए, पूरे साल में 5000 के कॉपी आ जाएंगे, 10,000 हो जाएंगे। फिर उनके एडमिशन्स हैं, मंथली फ़ी हैं। अगर मैं सीबीएसई स्कूल्स गवर्नमेंट साइट से बनाऊं, ये बुक्स गवर्नमेंट एनसीईआरटी की, आखिर ये जितने भी प्राइवेट बुक्स होते हैं वो किसको फॉलो करते हैं? एनसीईआरटी को। फिर एनसीईआरटी की बुक मार्केट में अवेलेबल क्यों नहीं होती है जो प्राइवेट पब्लिशर अवेलेबल हो जाते हैं? फिर प्राइवेट पब्लिशर्स को अथॉरिटी कौन देता है? तो प्राइवेट पब्लिशर्स काम करती है, एनसीईआरटी काम क्यों नहीं करती है? सरकारी छापेखाने में किताब क्यों नहीं छपती है? पीवीएलटी में, प्राइवेट लिमिटेड छापेखाने में बुक्स छप जाती है। अगर इस बुक को मैं गवर्नमेंट रेट पे मार्केट में अवेलेबल करूं तो क्या हम देश की इकोनॉमी दर को बढ़ावा नहीं दे सकते? तो हम अपने देश के लिए एक सिस्टमेटिक इकोनॉमिक प्लान नहीं करते हैं। दुनिया के देशों में एक किताब दूसरे किताब को ट्रांसफ़र करता है, यानी 1 की बुक्स यूकेजी के बच्चों को ट्रांसफ़र हो जाती है। इसके लिए अदर कंट्रीज़ में क्या होता है कि पेनल्टी सिस्टम लागू किया गया है। आपके बुक्स सही हैं, कोई इश्यूज़ नहीं। अगर आपके बच्चे ने बुक्स फाड़ दिया तो पेरेंट्स को 1000 नहीं, लाख रुपए के अंदर में आपको पेनल्टी होती है। तो पेरेंट्स भी बच्चों को अवेयर करते हैं कि बेटा बुक्स ने फाड़ना नहीं है, स्टडी करना है, पढ़ना है। तो बच्चों में भी एक जागरूकता पैदा हुई, टीचर्स भी ध्यान दिए,
पेरेंट्स भी ध्यान दिए और बच्चे भी सजग हुए। तो ये जहाँ तो हमारे यहाँ अरबों रुपए की किताब प्रतिवर्ष कबाड़ी खाने में फेंके होते हैं जिसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता है, और उस बुक का भी अगर रीयूटिलाइजेशन से अगर ठोंगा बनाकर काम किया जाए तो पॉल्यूशन कंट्रोल हो जाए, वो भी नहीं होता। तो कहीं ना कहीं जो हमारी शिक्षा पद्धति है, जो एजुकेशन प्लान है, जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें कहीं ना कहीं दोष है। अभी जैसे नई शिक्षा नीति लाई गई, हम अपग्रेडेड करेंगे, 6 करेंगे, 10 करेंगे, 12 करेंगे, तो सवाल है कि उसकी दिशा निर्देश कहाँ है? बच्चों का सिलेबस का सेपरेशन कहाँ से होगा? 6 से होगा या 12 से होगा? और अगर हम 10th के स्कूल में 12 करेंगे तो 12 के लेक्चरर कहाँ से आएंगे, प्रोफेसर कहाँ से आएंगे? हाई स्कूल्स में प्रोफेसर कैसे आ सकते हैं? फिर उनके लिए पूरी पैनल कैसे तैयार होगी? कुछ भी प्लानिंग नहीं, बस कुछ भी बोल देना है। जनता को भाषण चाहिए, राशन नहीं चाहिए। जनता को एजुकेशन देना नहीं है, बस गुमराह करना है। यही हमारे देश में चल रहा है, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं, सारे आपके सामने हैं। कोरोना काल में एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, ऑनलाइन में बच्चे एडिक्टेड हो चुके हैं, डाटा का बिजनेस चल रहा है, इंटरनेट का खेल चल रहा है, स्मार्टफोन को बढ़ावा मिल गया है, पूंजीपतियों के हाथ में देश चला गया है। ये सारी परिस्थितियां आपके सामने हैं। मुझे नहीं पता कि आप कितना समझ पा रहे हैं और क्या सवाल रख पा रहे हैं। जी सर, एक और सवाल रहेगा कि जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो युवा हमें नज़र आते हैं, और जब हम युवा की बात करते हैं तो हमें रोज़गार दिखता है, और जब रोज़गार की बात करते हैं तो अग्निपथ जैसे योजनाओं का हमें सामना करना पड़ता है। इस पर क्या कहेंगे आप? आपका प्रश्न बिल्कुल बहुत जेन्युइन और जायज़ है, और सबसे पहले मैं आपको इस प्रश्न को रखने के लिए साधुवाद देना चाहता हूं कि इस देश में आप जैसे मीडिया हैं जो ये प्रश्न उठा रहे हैं, वरना यहाँ तो लोग पूछते हैं कि आम चूस कर खाया जाता है या काट कर खाया जाता है। रोजगार, देखिए दुनिया में कि कोई भी देश तरक्की तब करती है जब देश की युवा मजबूत होती है। देश की युवा मजबूत तब होती है जब वो मानसिक रूप से हेल्दी होते हैं, और युवा मानसिक रूप से हेल्दी तब होते हैं जब उनके घर की इकोनॉमी बहुत बैलेंस होती है। अभी हमारे यहाँ की, जैसे अभी आपने अग्निपथ की बात की, अग्निवीर की बात की, हमें लगता है कि देश की सेना के साथ किसी भी प्रकार का एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए। अब आप बताइए कि 16 साल से लेकर 19 साल तक में देश को युवाओं को सेना में जॉब दिया जाता है, और ऐसे भी हमारी कंट्री में सबसे कम आयु का, सबसे कम टेनर का जो जॉब होता है वो आर्मी में होता है, सेना में होता है, चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो, जल सेना हो, जो भी हो। अब 4 साल में, 17 साल में नौकरी देंगे, 21 साल में वो रिटायर्ड हो जाएगा। इसके बाद उनकी मानसिक, उसको ना पेंशन होगा ना रिटायरमेंट फंड होगा। तो ऐसे में वो युवा क्या करेगा? वो क्या करेगा? जब वो मानसिक रूप से पूरी तरह से प्रताड़ित होगा तो वो आर्म्स ट्रेंड है, हथियार उठाएगा। तो देश को किधर ले जाना चाहते हैं आप? क्या भारत को तालिबान बनाना चाहते हैं? भारत के सिटीजन्स को ह्यूमन बम्स बनाना चाहते हैं? क्या बनाना चाहते हैं आप देश में? रोजगार, देखिए दुनिया में कि कोई भी देश तरक्की तब करती है जब देश की युवा मजबूत होती है। देश की युवा मजबूत तब होती है जब वो मानसिक रूप से हेल्दी होते हैं, और युवा मानसिक रूप से हेल्दी तब होते हैं जब उनके घर की इकोनॉमी बहुत बैलेंस होती है। अभी हमारे यहाँ की, जैसे अभी आपने अग्निपथ की बात की, अग्निवीर की बात की, हमें लगता है कि देश की सेना के साथ किसी भी प्रकार का एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए। अब आप बताइए कि 16 साल से लेकर 19 साल तक में देश को, युवाओं को सेना में जॉब दिया जाता है, और ऐसे भी हमारी कंट्री में सबसे कम आयु का, सबसे कम टेनर का जो जॉब होता है वो आर्मी में होता है, सेना में होता है, चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो, जल सेना हो, जो भी हो। अब 4 साल में, 17 साल में नौकरी देंगे, 21 साल में वो रिटायर्ड हो जाएगा। इसके बाद उनकी मानसिक, उसको ना पेंशन होगा ना रिटायरमेंट फंड होगा। तो ऐसे में वो युवा क्या करेगा? वो क्या करेगा? जब वो मानसिक रूप से पूरी तरह से प्रताड़ित होगा तो वो आर्म्स ट्रेंड है, हथियार उठाएगा। तो देश को किधर ले जाना चाहते हैं आप? क्या भारत को तालिबान बनाना चाहते हैं? भारत के सिटीजन्स को ह्यूमन बम्स बनाना चाहते हैं? क्या बनाना चाहते हैं आप देश में? तो आर्मी के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, आर्मी में एक्सपेरिमेंट करने हैं तो उसकी और भी अपग्रेडेड ट्रेनिंग्स निकालिए। हमारी देश जो है वर्ल्ड क्लास आर्मी बने,
निश्चित तौर पे हमारे देश की सेना पर हमें एक फ़क्र है। हमारी देश की सेना पराक्रमी सेना है। कम से कम उन देशों की सेना के भगोड़ा नहीं है। हमारे देश की सेना या तो विजय प्राप्त होती है या वीरगति को प्राप्त होती है। तो हमारे देश की सेना पर 135 करोड़ भारतीयों को गर्व है। देश की सेना के साथ छेड़छाड़ ना किया जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अपील करता हूँ। ये बिल्कुल भी एक तरह का पॉलिटिकल स्टंट है। आगामी चुनाव है राजस्थान में, गुजरात में और 2024 में खेल शुरू हो चुका है। ये सब माइंड गेम और पॉलिटिकल गेम है। ये सब का कुछ होना नहीं है। और इस तरह की बातें करते हैं और जो सेना के बड़े बड़े अधिकारी भी इस तरह की बातें आकर करते हैं कि हम इसको वापस नहीं होने देंगे, ये सब सरकार के दबाव में होता है। और मुझे लगता है कि सेना और पत्रकार पर इस तरह के दबाव नहीं होनी चाहिए। जी, धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना कि ये जो मुद्दे हैं, रोजगार हो गया, अग्निपथ योजना हो गया, या फिर जो स्कूल्स की शिक्षा व्यवस्था को लेकर है, इन पर बात करना बहुत ही ज़रूरी है। आपने सुना अली जी को इस बारे में बात करते हुए। आगे हम आपके सामने और भी ऐसे इंटरव्यूज़ और अहम मुद्दे के साथ सामने आएंगे। तब तक के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।